My cordial wishes to all my students. Today in this video, we are going to discuss an important essay written by Joseph Edison. The title of this essay is The Aim of the Spectator. जोसेफ एडिसन का जो बायोग्राफी है वो ऑलरेडी चैनल पर डला हुआ है. इससे पहले वीडियो बनाया था एक और बीए सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश मेजर स्टूडेंट्स के लिए फीमेल ऑरेटर्स. उसी में ही इस ऑथर का, इस राइटर का जो बायोग्राफिकल स्केच है वो गिवन है, तो आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. नाउ कम टू दिस पर्टिकुलर एसे, द एम ऑफ द स्पेक्टेटर. इसकी जो स्टार्टिंग है उसमें कुछ लेटिन लाइन्स से स्टार्ट है ये एसे, और लेटिन लाइन्स लिखी थी वर्जिल ने, एक अच्छे राइटर रहे हैं. और ये लाइन्स क्यों डाली हैं इसमें, कंपेयर करने के लिए. सबसे पहला पॉइंट यही है, द लेटिन लाइन्स फ्रॉम वर्जिल एंड इट्स इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय ड्राइडन कंपेयर मोरल एंड इंटेलेक्चुअल एफर्ट टू रोइंग अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग करंट. ये जो एसे है ये है क्या, सबसे पहले द एम ऑफ द स्पेक्टेटर. द स्पेक्टेटर एक पीरियोडिकल था. पीरियोडिकल होता है जो समय समय पे अखबार की तरह से शहर में रिलीज़ किया जाता है. और द स्पेक्टेटर जो पीरियोडिकल था, अखबार जैसा था जो ये, इसका एम क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका लक्ष्य क्या था. इस पीरियोडिकल का लक्ष्य था समाज में जागरूकता फैलाना, लोगों को इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग बनाना, उनको गाइडेंस देना. तो ये सब चीज़ें करने के लिए ही एडिसन ने, स्टील ने इसको स्टार्ट किया था. अब इस एसे में हम पढ़ेंगे इस अखबार के, इस पीरियोडिकल के जो लक्ष्य थे, इसके जो एम्स थे, कि वो क्यों सोसाइटी में इन्होंने स्टार्ट किया था, उससे क्या फ़ायदा लोगों को होने वाला था. लेट अस बिगिन. द लेटिन लाइन्स, जो ये वर्जिल की लाइन्स हैं, और इनका ही ट्रांसलेशन ड्राइडन ने किया था. ड्राइडन भी एक और राइटर हुए हैं, जॉन ड्राइडन इंग्लिश में. उनका जो ट्रांसलेशन था इसमें है क्या, इसमें एक एफ़र्ट दिखाया गया है कि अगर बहुत लहरें हों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो हमारा एफ़र्ट काम आता है. अगर हम लहरों के विपरीत एफ़र्ट करते रहते हैं तो वो आखिरी में हम जीत जाते हैं. इफ़ वन डज़ नॉट मेक एन एफ़र्ट, ही और शी विल बी स्वेप्ट अवे बाय इग्नोरेंस एंड वाइस. और जो मेहनत नहीं करते, प्रयास नहीं करते, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं मूर्खता से और अपनी बैड हैबिट्स से. दिस अलाइंस विद द स्पेक्टेटर्स पर्पज़. और ये जो लाइंस दे रखी हैं वर्जिल की और ड्राइडन की, इनको क्यों डाला है, क्योंकि स्पेक्टेटर का जो पीरियोडिकल है इसका भी एम यही था, लोगों को मोरल गाइडेंस देना, उनको डेली इंटेलेक्चुअल गाइडेंस देना, प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम बीइंग स्वेप्ट अवे बाय फॉली एंड वाइस. स्वेप्ट अवे होता है रिमूव होना, डिस्ट्रॉय करना. फॉली होता है मूर्खता, नॉनसेंस एक्ट्स. वाइस होता है बैड हैबिट्स, कि ताकि लोग जो हैं वो मूर्खता में बहते ना चले जाएं, बुरी आदतों में ना फंस जाएं. तो इस अखबार का लक्ष्य क्या था, लोगों को बुराई से बचाना, उनको मूर्खता से बचाना, और उनको एक पूरे बुद्धिमत्ता सिखाना और नैतिकता वाली गाइडेंस देना. नेक्स्ट पॉइंट, वाइड स्प्रेड रीडरशिप. ये जो अखबार था ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा था सोसाइटी में, और जो पब्लिकेशन थी ये 3000 कॉपीज़ डेली इनके रीच थी, विद एन एस्टिमेटेड 60,000 रीडर्स इन लंदन एंड वेस्टमिंस्टर. और इनके रीडर्स देखो कितने ज़्यादा हो गए थे, 60,000. तो अखबार रोज़ पॉपुलर हो रहा था. पर्पज़ ऑफ द पब्लिकेशन, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, टू एजुकेट एंड एंटरटेन रीडर्स, ताकि लोगों में जागरूकता फैले, उनका एंटरटेनमेंट करना भी इसका पर्पस था. स्ट्राइव्स टू मेक लर्निंग इंजॉयबल एंड मोरली एनरिचिंग. और जो भी लर्निंग है जो अखबार में सिखा रहा था, इसको ऐसे तरीके से सिखा रहा था कि लोग इंजॉय भी करें और उनको नैतिकता वाला ज्ञान भी मिले. ब्लेंडिंग मोरालिटी एंड विट. विट होता है हाजिर जवाबी, जिसमें वर्ड्स को अम्यूजिंग तरीके से यूज़ किया जाता है, इंटरटेनिंग तरीके से यूज़ किया जाता है ताकि बोर ना हो जाएं. अब इस अखबार में क्या था, इंटेंट्स टू एनलाइवन मोरालिटी विद विट एंड टेम्पर विट विद मोरालिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है कि ये लाइन किसने लिखी. तो देखो इसका आंसर सीधा सीधा आ गया, जोसेफ एडिसन. एनलाइवन होता है मेक मोर एंटरटेनिंग. टेम्पर होता है मिक्स करना या ब्लेंड करना. अब इस अखबार में क्या था इसका एम, कि जो मोरालिटी है, जो नैतिक ज्ञान है, उसके साथ साथ एंटरटेनमेंट भी डालना.
यानी कि एजुकेशन के साथ साथ एक इंजॉयमेंट भी देना लोगों को, ताकि लोग बोर ना हो जाएं। wants virtue and discretion to be continuous habits, not just temporary thoughts. एडिसन चाहते थे कि लोगों में जो गुण है, जो एक सही गलत की पहचान करने की जो गुण है, वो उनका एक रोज़ का रूटीन हैबिट बन जाए। ऐसा नहीं है कि वो कभी कभी इस चीज़ को सोचें। तो अखबार का लक्ष्य ये भी था कि लोग नैतिकता से परिपूर्ण हो जाए, लोगों में जजमेंट करने का जो एक गुण है वो विकसित हो जाए। नेक्स्ट, the importance of daily reflection. The mind, if left idle even for a day, can become overgrown with bad habits. और इनको लगता था कि जो दिमाग है, अगर हम इसको खाली छोड़ देंगे एक दिन के लिए भी, तो इसके अंदर बुरे विचार, बुरी आदतें पनप जाएंगी। Continuous cultivation of thoughts is necessary to prevent vice and folly. वाइस का मतलब पहले भी बताया था, बैड हैबिट्स, फॉली का मतलब मूर्खता, कि अगर हम दिमाग में अच्छे विचार हर दिन डालेंगे तभी हम मूर्खता से, बुरी हैबिट्स से खुद को बचा पाएंगे। इसीलिए इन्होंने इस अखबार को स्टार्ट किया, पीरियोडिकल को स्टार्ट किया, ताकि लोगों का दिमाग एक उसमें लगा रहे, काम मिला रहे, लोगों को अच्छा काम मिला रहे, वो मूर्खता से बचे रहें, बुरी हैबिट्स से खुद को दूर रख पाएँ। ब्रिंगिंग फिलॉसफी टू एवरीडे लाइफ, एक और एम क्या था? द राइटर एस्पायर्स टू मेक फिलॉसफी एक्सेसिबल, मूविंग इट फ्रॉम एकेडमिक सेटिंग्स टू सोशल स्पेसेस लाइक कॉफ़ी हाउसेज, टी टेबल्स एंड गैदरिंग्स। अब यहाँ पे इंस्पिरेशन मिली इनको सोक्रेटिस से। सोक्रेटिस जो महान दार्शनिक हुए थे, इनका ये मानते थे लोग कि सोक्रेटिस जो है वो फिलॉसफी, दर्शन का जो ज्ञान है वो हेवन से लेके आए, भगवान ने उनको दिया। अब इसका क्या उद्देश्य था? जो हमारा पीरियोडिकल है, या जोसेफ एडिसन का क्या था एम? इनको लगता था कि जो सोक्रेटिस का ज्ञान है वो मैं आम लोगों तक पहुंचा दूं, वो केवल बुक्स में और लाइब्रेरी तक सीमित ना रहे, वो लोगों के कॉफ़ी हाउसेस में, टी टेबल्स पे जब वो इकट्ठे बैठ के बात करें, चाय पिए, तो वो इस ज्ञान को डिस्कस करें, इस फिलॉसफी को डिस्कस करें। नेक्स्ट, रिकमेंडेशन टू फैमिलीज़। जो जोसेफ एडिसन थे वो चाहते थे कि जो ये स्पेक्टेटर है, पीरियोडिकल है, ये लोगों को जब सुबह सुबह मिलेगा अखबार, तो वो उनकी चाय के साथ, नाश्ते के साथ उसको डिस्कस करें, वो सारी चीज़ों को। और वो चाहते थे रीडिंग हिज पेपर इज़ मोर बेनिफिशियल दैन फॉलोइंग इंटरनेशनल न्यूज़। वो मानते थे, उनकी सलाह भी यही थी कि जो लोग स्पेक्टेटर पढ़ेंगे उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा बजाय के जो खाली न्यूज़ को पढ़ेंगे। तो उनके अखबार में न्यूज़ से कहीं ज़्यादा मैटर मिलने वाला था। उनके अखबार में बहुत कुछ लाइफ रिलेटेड था, जिससे उनको जीने का सबक भी मिलना था। कंपैरिजन विद अदर राइटिंग्स, अब कंपेयर किया है दूसरे जो राइटर्स थे उनके साथ। रेफरेंसेस सर फ्रांसिस बेकन्स आइडिया दैट अ वेल रिटन बुक लाइक मोसेस सरपेंट कैन आउटशाइन इट्स राइवल्स। ये मोसेस सरपेंट जो है, ये बाइबल स्टोरी का रेफरेंस यहाँ पे दे रखा है कि जो मोसेस है उसने अपनी छड़ी फेंकी और वो सांप में तब्दील हो गई और वो बाकी सभी सांपों को खा गई। तो इसका मतलब ये है कि जो एक अच्छी किताब है, बेकन ने यहाँ पे ये कहा, फ्रांसिस बेकन ने, कि जो अच्छी किताब है वो आसपास मान लो कुछ इन्फीरियर बुक्स भी होंगी जो अच्छे स्तर की नहीं भी होंगी, वो उन सबको रिमूव कर देगी और जो बचेगा केवल अच्छी किताब का ही ज्ञान बचेगा। तो इसी का रेफरेंस यहाँ दे रखा है कि जो स्पेक्टेटर है वो एक बहुत ऊंचे स्तर का रीडिंग मटेरियल दे रहा था, तो बाकी लोग स्टैंड ही नहीं करते थे उसके आसपास। डज नॉट क्लेम दैट the spectator will eliminate other publications but suggests it provides more valuable content. इन्होंने ये नहीं कहा कि स्पेक्टेटर में ही सब अच्छा है, बाकी चीज़ों को ये रिमूव कर देगा सोसाइटी से, कुछ और अखबार आएगा ही नहीं, बल्कि इन्होंने ये कहा कि हम लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। encourages readers to prefer self knowledge over foreign news. इन्होंने ये कहा कि जो रीडर्स हैं वो अखबार को पढ़ें, सेल्फ नॉलेज अटेन करें, रादर की फॉरेन न्यूज़ को ही पढ़ते जाएं, उसमें जनरल नॉलेज बढ़ाएं, बल्कि ये चाहते थे कि ये आत्मज्ञान जो है वो लोगों को आना चाहिए। argues that the spectator helps eliminate ignorance, passion, prejudice, whereas
अदर पब्लिकेशंस ऑफन फ्यूल डिवीजन एंड एनमिटी। इन्होंने ये भी कहा कि जो हमारा जो पीरियोडिकल है ये सोसाइटी से मूर्खता, अज्ञानता, जो प्रेजुडिस हैं, जो भेदभाव करते हैं लोग, या जो लोगों के दिमाग में कुछ विचार बने हुए हैं किसी चीज़ को लेके, तो वो उनको हटाता है। और जो बाकी पब्लिकेशंस हैं, जो बाकी प्रकाशन आ रहे हैं सोसाइटी में, वो कई बार सोसाइटी में डिवीज़न करते हैं, लोगों में भेदभाव पैदा करते हैं और दुश्मनी पैदा करते हैं। टारगेट ऑडियंस, अब इनको किसको ये टारगेट कर रहे थे? जिन लोगों के ऊपर जो स्पेक्टेटर था वो सबसे ज़्यादा असर डालना चाहता था। रिकमेंड्स द स्पेक्टेटर टू दोज हु ऑब्जर्व सोसाइटी विदाउट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन इट। जो एडिसन क्या चाहते थे कि जो स्पेक्टेटर है वो उन लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए जो सोसाइटी में केवल मूक दर्शक हैं, जो एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करते समाज में, केवल दूर से दर्शक बन के देखते रहते हैं चीज़ों को। इंक्लूड्स इंटेलेक्चुअल्स, साइंटिस्ट्स, नॉन लिटिगस लॉयर्स एंड रिटायर्ड पॉलिटिशियंस। नॉन लिटिगस लॉयर्स होता है जिन लॉयर्स को कोई खास काम नहीं होता, जिनके पास कोई केसेस नहीं होते, जिनके पास क्लाइंट्स नहीं होते। तो इस तरह के जो ऑडियंस थे उनको इन्होंने टारगेट किया कि इनको तो ज़रूर पढ़ना चाहिए ये स्पेक्टेटर। encourages these passive observers to engage in thoughtful contemplation। और वो चाहते थे कि जो पैसिव हैं, जो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे, एक्टिव नहीं है समाज में, उन लोगों को ज़रूर ये पीरियोडिकल पढ़ना चाहिए ताकि वो भी अपने अच्छे विचार अपने दिमाग में ला सकें। नेक्स्ट, द ब्लैंक्स ऑफ सोसाइटी। ब्लैंक्स होता है थॉटलेस पीपल, विचार शून्य लोग। डिस्क्राइब्स पीपल हु लैक ओरिजिनल थॉट्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं सोसाइटी में जिनका खुद का कोई विचार होता ही नहीं है, जो बाहर निकलते हैं सुबह सुबह, डेली न्यूज़ देखते हैं कि अब आपस में बातचीत कोई कर रहा है तो कोई चाय पी रहा है, वहाँ जाके खड़े हो जाएंगे, वहाँ से कुछ न्यूज़ ले ली और फिर वो अपने विचार बनाते हैं। तो उनके पास खुद का विचार कुछ नहीं होता, केवल दूसरों पे ही निर्भर करते हैं वो बातचीत के लिए। तो एडिसन ने क्या कहा कि इन लोगों को ज़रूर ये स्पेक्टेटर देखना चाहिए। नेक्स्ट, द फीमेल ऑडियंस। Edison believes society has not put enough effort into finding suitable intellectual activities for women। एडिसन मानते थे कि जो औरतें हैं समाज में, इनको एक सूटेबल बुद्धिमत्ता वाले जो काम है वो नहीं दे रखे हैं और इनको केवल एक जेंडर के बेसिस पे ही इनके जो इंटरेस्ट हैं उनको शेप किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इनको लगता था कि जो लेडीज़ हैं दे आर टू मच इन्वॉल्व इन सुपरफिशियल एक्टिविटीज़, कि जो ये बेकार के काम हैं लेडीज़ इनमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हैं, जैसे एडजस्टिंग हेयर एंड फैशन, शॉपिंग, केवल अपने बालों की टेंशन लेना, फैशन के बारे में बात करना, शॉपिंग करना, केवल सिलाई, कढ़ाई, एम्ब्रॉयडरी या खाना पकाना। तो औरतों के केवल जो सोच है वो यहीं तक सीमित रहती है। इन्होंने सजेस्ट किया कि these activities do not fully utilize their intellectual potential, कि जो औरतें हैं अगर वो यही काम सारा दिन करेंगी, केवल फैशन की बातें करेंगी, शॉपिंग करेंगी, केवल घर में ही उलझी रहेंगी, तो उनका जो इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल है, उनका जो बौद्धिक स्तर पे डेवलपमेंट है, जो उनके अंदर काबिलियत है, वो पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाएगी। और इन्होंने ऐसा माना कि कुछ औरतें तो ज़रूर हैं समाज में जिनके पास नॉलेज भी है, गुण भी है और जो बाकी औरतों से ज़्यादा रिफाइंड हैं। इन्होंने कहा कि इस तरह की औरतों को, जिनके पास बहुत ज्ञान है, जो गुणी है, इनको समाज में इज्जत भी मिलती है, पहचान भी मिलती है, और जो ये इनका स्पेक्टेटर है, जो पीरियोडिकल है, ये ऐसी औरतों की संख्या में वृद्धि करेगा। तो एक एम ये हो गया कि समाज में ऐसी औरतों की नंबर को बढ़ाना जो केवल फैशन, शॉपिंग की दुनिया तक सीमित नहीं है, जो आगे जाकर अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहती हैं, अपने गुणों का विकास करना चाहती हैं। And Edison encourages women to spend at least 15 minutes a day reading the Spectator। 15 मिनट पढ़ना चाहिए उनको ये अखबार, और इस अखबार को पढ़ने से 15 मिनट उनके जो रोज़ के रूटीन के काम हैं उनमें भी कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। नेक्स्ट, कंसर्न फ्रॉम फैमिली एंड वेल विशर्स। अब लास्ट का इसका जो पैराग्राफ है वो आ गया है कि कुछ फ्रेंड्स को लगता था कि ऑथर मे स्ट्रगल टू मेंटेन द क्वालिटी एंड एनर्जी ऑफ द स्पेक्टेटर एज इट इज़ पब्लिश्ड डेली, कि हर दिन इसका पब्लिकेशन हो रहा है तो एडिसन को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी इसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए।
और इन्होंने क्या कमिटमेंट दिया, इन्होंने अश्योर किया, इन्होंने पक्की गारंटी दी रीडर्स को कि ही विल कंटिन्यू राइटिंग एज लॉन्ग एज ही रिमेन्स इंगेजिंग एंड इंसाइटफुल, कि ये अपनी राइटिंग तब तक चालू रखेंगे जब तक ये बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लोगों को इंगेज कर पा रहे हैं। एक्नॉलेजेस पोटेंशियल क्रिटिसिज्म बट रिफ्यूजेस टू बी डिस्करेज्ड बाय मॉकरी। इन्होंने कहा कि कोई जो अच्छे आलोचक हैं जिनमें कुछ दम है उनका तो मैं एक्नॉलेज करता हूँ, उनकी बात को मानता हूँ, लेकिन जो लोग केवल मजाक उड़ा रहे हैं, जो इनको डिस्करेज कर रहे हैं, इन्होंने उनको बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया, बिल्कुल उनके सामने घुटने नहीं टेके। और इन्होंने आलोचकों के सामने क्या रिस्पॉन्स दिया, anticipates that some will use his promise against him, urging him to stop if they find his writing dull। अब इन्होंने कहा कि कुछ लोग इनको कहेंगे कि हाँ तुमने वादा किया था कि जब भी तुम बेकार लिखोगे, डल लिखोगे, बोरिंग लिखोगे तो तुम इसको बंद कर दोगे। तो हो सकता है कि कुछ आलोचक इनको बार बार ये बात याद दिलाएं, लेकिन ही डिक्लेयर्स दैट ही विल इग्नोर सच क्रिटिसिज्म। लेकिन एडिसन ने बोला कि मैं इस तरह का जो भी आलोचना है, मेरी बुराई है, उसको इग्नोर करूँगा एंड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज ही बिलीव्स द पेपर सर्व्स इट्स पर्पज़। और जब तक इनको लगता है कि जो इनके पीरियोडिकल का, इनके स्पेक्टेटर का पर्पज़ अगर अच्छे से पूरा कर पा रहे हैं समाज में, तब तक ये इसको लिखना जारी रखेंगे। ये आलोचकों को इग्नोर करेंगे और अपना अखबार पे पूरा फोकस रखेंगे। कंक्लूजन, द स्पेक्टेटर एम्स टू एजुकेट, एंटरटेन एंड मोरली रिफाइन इट्स रीडर्स। एजुकेशन दे रहा था ये पीरियोडिकल, लोगों को एंटरटेनमेंट भी दे रहा था और नैतिकता भी लोगों में फैला रहा था। इट टारगेट्स अ ब्रॉड ऑडियंस, बहुत बड़ा इनका ऑडियंस था, बहुत लंबी रीच थी इनकी, इंक्लूडिंग इंटेलेक्चुअल्स जो बौद्धिक प्रवृत्ति के लोग थे उनका, पैसिव ऑब्जर्वर्स जो बिल्कुल शांत से लोग थे, और विमेन। हमने तीनों को डिस्कस किया है अच्छे से। थ्रू डेली डिस्कोर्स, डिस्कोर्स होता है बातचीत, इट सीक्स टू एलिवेट सोसाइटियल स्टैंडर्ड्स ऑफ थॉट एंड वर्च्यू। जब ये हर दिन अखबार निकलता था, पीरियोडिकल निकलता था, तो इसका एक ही मेन एम था कि जो सोसाइटी है उसके जो विचार हैं, जो उसमें गुण हैं, उसके स्टैंडर्ड्स को थोड़ा और ऊपर लेके जाया जाए। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस एसे, द एम ऑफ द स्पेक्टेटर। इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपका पूरा एसे कवर कर रहे हैं। पेपर में खाली इसको पढ़ के जाएंगे, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स, 100% मार्क्स। कुछ भी आपका एक भी पॉइंट मैंने मिस नहीं किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगले वीडियोस में आपके बाकी एसेस कवर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।